नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे भारत के बारे में जहां सड़कों पे सोने के सिक्के खनकते थे और बंदरगाहों से जहाज कीमती रेशम लादकर दुनिया भर में जाते थे। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। तो चलिए आज सीधा टाइम मशीन में बैठते हैं और पहुंचते हैं मौर्य साम्राज्य के ठीक बाद के दौर में, जिसे हम रेशम और सोने का युग कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब इतना बड़ा, इतना ताकतवर मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो उसके बाद भारत का हुआ क्या? क्या सब कुछ खत्म हो गया? या फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? असल में हुआ ये कि एक नहीं बल्कि दो दो कहानियां एक साथ शुरू हो गईं। सोचिए, भारत एक ही वक्त में दो अलग अलग रास्तों पर चल रहा था, और यही दो रास्ते जब आगे जाकर मिले तो एक नया इतिहास लिखा गया। हाँ, तो ये थे वो दो भारत। एक तरफ था उत्तर, जहां बाहर से आए नए नए शासक और उनके नए नए विचार एक तरह की हलचल मचा रहे थे। और दूसरी तरफ था दक्षिण और मध्य भारत, जहां अपनी देसी परंपराएं और भी मजबूत होती जा रही थीं। तो चलिए सबसे पहले उत्तर की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उत्तर भारत से। देखिए, मौर्यों के जाने के बाद ना वहां एक पावर वैक्यूम सा बन गया था, एक खालीपन। और इसी खालीपन को भरने के लिए मध्य एशिया से हिंद, यवन, शक और कुषाण जैसी नई ताकतें भारत में दाखिल हुईं। लेकिन यहां एक कमाल की बात हुई। ये लोग सिर्फ हमलावर बनकर नहीं आए थे और ना ही वैसे रहे। अरे वो तो यहीं के होकर रह गए। उन्होंने यहाँ के धर्म अपनाए, यहाँ की भाषाएं सीखी, यहाँ के रीति रिवाजों में ऐसे घुल मिल गए कि एक बिल्कुल नई मिलीजुली संस्कृति बन गई। जैसे कई अलग अलग नदियां आकर एक बड़े से सागर में मिल जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो ग्रीक राजा मिनांडर। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, उनके अंदर एक फिलॉसफर भी था। उन्होंने एक बौद्ध संत नागसेन से जिंदगी और बुद्धिज्म पर इतने गहरे सवाल जवाब किए कि उनकी पूरी बातचीत पर मिलिंद पन्नो नाम की एक किताब ही लिख दी गई। और मजे की बात देखिए, भारत में सोने के सिक्कों पर लिखवाने का चलन और थिएटर का वो जो पर्दा होता है ना, जिससे यवनिका कहते हैं, कहा जाता है वो भी उन्हीं की देन है। और जानते हैं, इसी मेलजोल का असर कला पर भी पड़ा। एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, सदियों से भगवान बुद्ध को सीधे सीधे नहीं दिखाया जाता था, बस उनके प्रतीक इस्तेमाल होते थे, जैसे उनके पैरों के निशान या फिर बोधि पेड़। लेकिन अब इस दौर में पहली बार भगवान बुद्ध को एक इंसानी चेहरा मिला। और ये काम दो जबरदस्त आर्ट स्टाइल्स ने किया जो एक साथ चल रहे थे। एक थी गांधार आर्ट, जिस पर ग्रीक रोमन स्टाइल का बहुत असर था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां एकदम किसी ग्रीक देवता की तरह दिखती थीं, घुंघराले बाल, वैसा ही पहनावा। और दूसरी तरफ थी अपनी देसी मथुरा आर्ट। इसका स्टाइल बिल्कुल भारतीय था, पर दोनों का मकसद एक ही था, भगवान को इंसानी रूप में दिखाना। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर भारत की कहानी, जहां बाहर से लोग आके बस रहे थे। अब जरा गाड़ी दक्षिण की तरफ मोड़ते हैं। यहां सीन बिल्कुल अलग था। यहां कोई हलचल नहीं थी, बल्कि यहां के अपने देसी राजवंश अपनी जड़ें और गहरी कर रहे थे। और इनमें दो नाम सबसे बड़े थे, शुंग और सातवाहन। यहां भी बड़ा ड्रामा हुआ। मौर्यों के आखिरी राजा को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी से हटा दिया और शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र ने वैदिक परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया। और हां, जो महान पतंजलि हैं जिन्होंने योग सूत्र लिखा, वो उन्हीं के पुरोहित थे। फिर जब शुंग कमजोर पड़े तो दक्कन से सातवाहनों का उदय हुआ, और ये एक ऐसा राजवंश था जो कई 100 सालों तक टिका रहा। अच्छा, सातवाहनों की एक बात बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही खास। उनके राजा अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लगाते थे। जैसे एक बहुत मशहूर राजा हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका मतलब है गौतमी का बेटा सातकर्णी। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा, है ना? ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का कितना सम्मान था। और ऐसा नहीं था कि सातवाहन सिर्फ पुरानी परंपराओं को ही मानते थे। अरे वो तो जबरदस्त इनोवेटर थे। उन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीनें दान में देने की प्रथा शुरू की, और इसी प्रथा ने आगे चलकर भारत में सामंतवाद की नींव रखी। और सुनिए, व्यापार के लिए भी उन्होंने कुछ अलग किया। जहां बाकी सब सोने चांदी के सिक्के चला रहे थे, इन्होंने आम खरीद बिक्री के लिए शीशे के सिक्के चलाए, बहुत बड़े पैमाने पर। तो ठीक है, अभी तक हमने उत्तर की अलग कहानी देखी और दक्षिण की अलग। पर अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो पॉइंट जहां ये दोनों अलग अलग कहानियां एक हो जाती हैं और मिलकर भारत को सचमुच की सोने की चिड़िया बना देती हैं।
और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक रास्ते की वजह से। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि दौलत, कल्चर और नए नए आइडियाज की एक बहती हुई नदी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर सिल्क रूट की। और इस सोने की नदी का कंट्रोल किसके हाथ में था? वो थे महान कुषाण सम्राट कनिष्क। उन्होंने दुनिया की सबसे जरूरी और सबसे अमीर ट्रेड आर्टरी सिल्क रूट पर अपना कब्जा जमा लिया। अब जो भी माल चीन से रोम जाता था, उसका टैक्स सीधा कनिष्क की तिजोरी में आता था, और नतीजा, कुषाणों का खजाना सोने से भर गया। लेकिन रुकिए, पैसा सिर्फ उत्तर से नहीं आ रहा था। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से भी मसालों, बेहतरीन मलमल के कपड़े और कीमती पत्थरों से लदे जहाज सीधा रोम जा रहे थे। हालत ये हो गई थी कि रोम के अमीर लोग भारतीय लग्जरी सामान के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। ये ट्रेड इतना ज्यादा इंडिया के फेवर में था कि प्लिनी द एल्डर नाम के एक रोमन लेखक और कमांडर ने परेशान होकर लिखा, और ये उनकी असली लाइन है, रोम अपना सारा सोना भारत की विलासिता की वस्तुएं खरीदने में लुटा रहा है। जरा सोचिए, ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि उस दौर में भारत की इकोनॉमिक पावर क्या थी। तो ये दौर सिर्फ सोने, चांदी और व्यापार का नहीं था। इन करीब 500 सालों ने भारत पर कुछ ऐसे निशान छोड़े जो आज तक हमारे साथ हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस युग ने हमें विरासत में क्या दिया। हाँ, तो इस दौर की 3 बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बहुत जरूरी हैं। पहली, शक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ये संस्कृत में लिखा गया पहला बड़ा शिलालेख था। यहीं से संस्कृत एक शाही भाषा के तौर पर उभरी। दूसरी, कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध काउंसिल करवाई, और यहीं पर बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया, महायान और हीनयान। और तीसरी, वो किताब मिलिंद पन्हों, जो इस बात का सबूत है कि कैसे एक ग्रीक राजा भारतीय सोच और दर्शन का फैन बन गया था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये दौर हमें दिखाता है कि जब अलग अलग कल्चर एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो सिर्फ पैसा ही नहीं आता बल्कि कला, ज्ञान और नए आइडियाज भी जन्म लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कल्चर का यही मेलजोल, यही संगम किसी भी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।